सिद्धार्थ और गुल्लू सबकी नजरों से बचते बचाते नीचे पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल के मेन हॉल में आतंकियों ने सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। 3 आतंकियों ने उन हॉस्टेज बनाए गए लोगों के ऊपर गन तान रखी थी और एक आतंकी जिसकी शर्ट पर नंबर 1 लिखा हुआ था, वो 2 लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। सिद्धार्थ को पहले तो उनका इंस्ट्रक्शन समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब उसने बाकी के 2 लोगों के हाथों में बम देखा तो उनका असली इरादा जानकर सिद्धार्थ के तो होश ही उड़ गए थे। वो लोग पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए जगह जगह बम लगा रहे थे। गुल्लू ने जिस आतंकी को टक्कर मारी थी वो तो उसी वक्त मर गया था, लेकिन सिद्धार्थ के हाथों पिटकर नीचे आए आतंकियों में से एक अभी होश में था। ये वही था जो सिद्धार्थ से माफी मांग रहा था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने उसे किक मारकर उड़ा दिया था। डीजीपी शुभांकर मिश्रा, सिटी एसपी समेत बाकी के सारे लोग उससे पूछताछ कर रहे थे। अमन, करणवीर, सुकृति भी वहीं खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। कितने लोग हो तुम? डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने सवाल किया। 10, उस आतंकी ने जवाब दिया, जिसमें से 3 लोग अधमरे होकर बाहर आ चुके हैं, जिसमें से एक मर भी चुका था। इसका मतलब साफ था कि अंदर अभी भी 7 आतंकी छुपे हुए हैं। और तुम्हें मारा किसने? एसपी राजकरण वर्मा ने सवाल किया। एक लड़के ने, बहुत पावरफुल है, एक ही किक में मुझे नीचे फेंक दिया, वो आतंकी कराहते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सुकृति का विश्वास और बढ़ गया था। वो पहले से ही ये मान बैठी थी कि ये काम सिद्धार्थ का ही हो सकता है, लेकिन जब उस आतंकी ने ये बात कही तो उसको ये कन्फर्म हो गया था। एक अकेले लड़के ने झूठ बोलेगा तो ऐसी जगह गोली मारूंगा कि सुबह पहले गोली ही बाहर निकलेगी। उसकी बात सुनकर सिटी एसपी राजकरण वर्मा ने उसे हड़काते हुए कहा, अब चाहो तो मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस आतंकी ने कराहते हुए जवाब दिया। उसके बाद राजकरण वर्मा ने उनके द्वारा हॉस्पिटल को बंधक बनाने की वजह से लेकर प्रियांशी के बारे में सवाल किया, और उससे सवाल जवाब करने के बाद ये साफ हो चुका था कि न तो राजकुमारी प्रियांशी उनके कब्जे में आई हैं और न ही कोई हॉस्टेज मारा गया है। उस आतंकी को मेडिकल कैंप में भेजने के बाद डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी को फोन किया। जी डीजीपी साहब, सेक्रेटरी ने फोन उठाते हुए कहा। सीएम साहब जाग रहे हैं या सो गए? डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने सवाल किया। सोए नहीं है, बस आराम करने के लिए गए हैं। अगर कोई खास काम हो तो बताइए, पर्सनल सेक्रेटरी ने सवाल किया। हाँ, एक अर्जेंट इंफॉर्मेशन देनी थी। राजकुमारी प्रियांशी ठीक हैं और हमारे पास अब आतंकियों की पूरी इंफॉर्मेशन और बाकी जानकारी है, डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने कहा, और पर्सनल सेक्रेटरी ने यह मैसेज तुरंत कन्वे कर दिया था। राजकुमारी प्रियांशी के ठीक होने और सिचुएशन अंडर कंट्रोल होने के बारे में जानकारी मिलने के बाद सीएम ने राहत की सांस ली थी। अगर उनके स्टेट में दूसरे स्टेट के गवर्नर की बेटी के साथ कुछ हो जाता तो ये उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती। ये पूरी बिल्डिंग उड़ाने का प्लान कर रहे हैं गुल्लू, अब हम क्या करेंगे? सिद्धार्थ गुल्लू की ओर देखते हुए बोला। उसे अपने लिए नहीं बल्कि वहां हॉस्टेजेस बनाकर रखे गए लोगों के लिए बहुत डर लग रहा था। साथ ही साथ उसकी और रिया की फैमिली भी वहीं थी। अगर वो हॉस्पिटल बम से उड़ जाता तो उन दोनों के साथ साथ उसका और रिया का पूरा परिवार खत्म हो सकता था। करना क्या है, सीधे चलो भिड़ जाओ, जादू की चाबी तो है ही तुम्हारे पास। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद गुल्लू उसे जवाब देते हुए बोला, ऐसे कैसे लड़ जाएं यार? अगर मान लो मैं उनको मारने में कामयाब हो गया तो ठीक, अगर ना मार पाया तो यहाँ मौजूद एक एक लोग मारे जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा और फिर आगे बोला, वैसे भी इस अंगूठी का क्या भरोसा, एक बार इसने धोखा दिया है, कहीं फिर से धोखा दे गई तो अब की बार मुझे बचाने भी कोई नहीं आएगा। कहते हुए सिद्धार्थ ने जंगल में सिंडिकेट के साथ हुई मुठभेड़ को रिकॉल कर लिया था। सिद्धार्थ को उन आतंकियों से निपटने के लिए मास्टर प्लान बनाना था। जैसे उन्होंने हॉस्पिटल को उड़ाने के लिए प्लान बी बनाया था, वैसे ही सिद्धार्थ को भी कोई प्लान बी चाहिए था। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक विचार गूंजा और वो भागते हुए उस तरफ चल पड़ा जहां पर रिया अपने दादा जगत प्रसाद माथुर के साथ छिपी हुई थी। सिद्धार्थ ने स्टोर रूम का दरवाजा खटखटाया और उसके दरवाजा खटखटाने पर अंदर बैठी रिया एक पल को सहम सी गई थी।
उसे लगा कि उन आतंकियों ने शायद उसे ढूंढ लिया है। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने कहा, रिया मैडम, मैं सिद्धार्थ, दरवाजा खोलिए। उसके इतना कहते ही लोबो ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और सिद्धार्थ झट से अंदर चला गया था। क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? अमन ने अब तक हम लोगों के बारे में बता दिया होगा और पुलिस हमें निकालने का कोई प्लान कर रही होगी। तुम छिपे रहो तब तक। रिया एक ही सांस में सिद्धार्थ से इतनी बात कह गई। वो हमें तब निकालेगी जब हम जिंदा बचेंगे, सिद्धार्थ ने रिया से कहा। क्यों, क्या हुआ? रिया ने घबराते हुए सवाल किया और जब सिद्धार्थ ने उन्हें आतंकियों के हॉस्पिटल को उड़ाने के प्लान के बारे में बताया तो उसकी चीख ही निकल गई थी। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे चुप कराते हुए अपने प्लान के बारे में बताया जिससे वो सबको बचा सकता था। तो रिया का चेहरा गंभीर हो गया था। ये क्या कह रहे हो तुम सिद्धार्थ? इससे दादाजी की जान भी जा सकती है, रिया ने सिद्धार्थ से कहा। कुछ नहीं होगा उन्हें, मेरा भरोसा करिए आप, सिद्धार्थ ने रिया को जवाब दिया। अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है तो आप अपने पिता महेश को यूज कीजिए। रिया के आगे कुछ कहने से पहले ही लोबो दांत किचमिचाते हुए बोला, मैं उन्हें ही यूज करता लोबो सर, अगर वो देश के रईस लोगों में से एक होते, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। और उसका जवाब सुनकर लोबो चुप हो गया था। क्योंकि उसके दादाजी की जान सिद्धार्थ ने ही बचाई थी और वैसे भी उन लोगों की जान पहले से ही खतरे में थी, इसलिए रिया ने सिद्धार्थ को जगत प्रसाद माथुर को वहां से ले जाने की अनुमति दे दी और सिद्धार्थ उनके स्ट्रेचर को लेकर वहां से चला गया था और उसके साथ में लोबो भी था। इधर सिद्धार्थ अपने प्लान को अंजाम देने जा रहा था, उधर वहां पर आ चुकी आर्मी भी हॉस्पिटल के अंदर घुसने का प्लान करना शुरू कर चुकी थी। कोई मदद करो, कोई मदद करो, इन्हें दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। सिद्धार्थ वार्ड बॉय के कपड़े में जगत प्रसाद माथुर के स्ट्रेचर को लेकर भागा जा रहा था। लोबो और गुल्लू उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। लोबो भी वार्ड बॉय के कपड़े में था। वो दोनों दौड़ते हुए मेन हॉल में पहुंच गए और वहां का नजारा देखकर ऐसे रुक गए मानो उन्होंने वो नजारा पहली बार देखा था। नंबर 1 ने अचानक से उन्हें वहां देखकर अपनी बंदूक का मुंह उनकी तरफ कर दिया था। जहां हो वहीं रुक जाओ वरना भून दूंगा, नंबर 1 ने धमकी देते हुए कहा और वो वहीं तुरंत जमीन पर लेट गए थे और अपना हाथ पीछे कर लिया था। नंबर 1 चलते हुए उनके पास आ गया था। तुम दोनों कहां थे? उसने सिद्धार्थ से सवाल किया। इन्होंने बिस्तर पर ही कर लिया था तो हम इनके कपड़े बदलने गए थे, लोबो ने सिद्धार्थ के कुछ कहने से पहले ही जवाब दे दिया। वार्ड बॉय के कपड़े पहनकर उनका प्लान जगत प्रसाद माथुर का नाम लेकर उन्हें भटकाना था। लेकिन नंबर 1 की नजर सिद्धार्थ के जूतों पर पड़ गई और वहां लगे ताजे खून को देखकर वह समझ गया था कि ये दोनों उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने बंदूक सिद्धार्थ के सिर पर टिका दी और बोला, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ और लोबो दोनों के चेहरे का रंग सफेद हो गया था। नंबर 1 ने सिद्धार्थ के सिर पर लगी गन का ट्रिगर जैसे ही दबाना चाहा कि सिद्धार्थ बिजली की गति से उठा और उसके पलक झपकने से पहले ही उसने गन छीन ली और उसके सीने पर एक मुक्के का वार किया और वो जाकर दीवार से टकरा गया था। नंबर 1 को मार खाते देख उसके बाकी साथियों ने अपने गन का मुंह सिद्धार्थ की तरफ खोल दिया था, लेकिन सिद्धार्थ उनकी गोलियों से बचाता हुआ आगे बढ़ा और एक एक करके उन चारों को धूल चटा दी थी। सिद्धार्थ के मार्शल आर्ट्स की शक्ति पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी। वो उन लोगों को ऐसे उठा उठाकर पटक रहा था जैसे मानो कोई छोटा बच्चा गेंद पटक रहा हो। जिस अंगूठी में एक पूरे राज्य को बचाने की शक्ति समाई हो, उस अंगूठी की ताकत के सामने ये चंद बंदूकधारी गुंडे कहां खड़े हो सकते थे। मात्र कुछ ही देर में सिद्धार्थ ने उनको मार मार कर अधमरा कर दिया था। नंबर 1 को सिद्धार्थ ने सिर्फ एक ही घूंसा मारा था, लेकिन उसको एक ही घूंसे के बाद होश नहीं आया था। उनको पीटने के बाद सिद्धार्थ ने लोबो की ओर देखा, जो एक कोने में खड़ा मुंह खोले सिद्धार्थ को देखे जा रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने हाथों से मुंह बंद करके वहां से जाने का इशारा कर दिया था और लोबो जगत प्रसाद माथुर को लेकर वहां से चला गया था। अंदर फिर गोलियों के चलने की आवाज सुनकर बाहर खड़े लोग फिर से कांप गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तभी वहां पर एक खिड़की खुली। जैसे ही वो खिड़की खुली कि आर्मी के जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली थी। वो शूट करने के मोड में आ चुके थे, लेकिन जब वहां खड़े सिटी एसपी राजकरण वर्मा को खिड़की के पास सफेद कपड़े में एक छोटी बच्ची दिखाई पड़ी तो वो चिल्लाते हुए बोले, डोंट शूट, डोंट शूट, बच्ची है वहां पर। उनकी आवाज सुनकर सारे जवान रुक गए थे।
सिद्धार्थ बाहर तक सब कुछ ठीक होने का संदेशा भेजना चाह रहा था, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेन गेट पर उन्होंने एक बम लगा रखा था और उसे डिफ्यूज करना वहां पर मौजूद लोगों में से किसी को भी नहीं आता था। उनके जैमर लगाने की वजह से वहां पर मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। सिद्धार्थ उन लोगों को इतना पीट चुका था कि वो सब के सब बेहोश थे। सिद्धार्थ उनसे पूछ भी नहीं सकता था कि आखिरकार जैमर कहाँ लगा है, बाहर सूचना कैसे भेजी जाए। सिद्धार्थ अपने आप से बुदबुदाते हुए बोला कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने वहीं बैठी नर्स की जेब से पेन निकाली और एक कागज के ऊपर एवरीथिंग इज फाइन लिखकर उधर दिखाने जा ही रहा था कि तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, रुक जाओ वरना इन दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगा। उस आवाज को सुनकर खिड़की की तरफ बढ़ रहा सिद्धार्थ रुक गया था और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया उनकी माँ और प्रियांशी की गर्दन पर एक आदमी बंदूक रखकर नीचे ला रहा था। वो आदमी डॉक्टर के कपड़ों में था। ये वही डॉक्टर था जिसने सिद्धार्थ के पिता महेश के लंग कैंसर के बारे में बताया था। डॉक्टर के हाथों में बंदूक देखकर सिद्धार्थ एक पल को कांप सा गया था। डॉक्टर साहब आप? सिद्धार्थ बस इतना कह पाया था। उसे अपनी माँ और प्रियांशी की आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। आखिर कौन था वो डॉक्टर और क्या था उसका लश्कर-ए तैयबा के साथ संबंध, और कैसे आई थी प्रियांशी और निर्मला उनके कब्जे में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।